हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हमने अब तक इक्विलिब्रियम में क्या स्टडी करा। सबसे पहले हमने देखा कि इक्विलिब्रियम होता क्या एक्चुअल में, फिर हमने देखा कि उसको हम केमिकल रिएक्शंस में कैसे स्टडी कर सकते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के बाद हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टडी करा। अब हम आते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पे। होमोजेनस इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। वर्ड होमोजेनस का मतलब होता है सेम, यानी सेम फेज में हम कुछ बात कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम का तो मतलब हमें पता ही है कि जब हम रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को कंसीडर करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब यहाँ हमें देखना है कि जो होमोजेनस इक्विलिब्रियम है इसका क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम हैविंग वन फेज इज कॉल्ड होमोजेनस इक्विलिब्रियम, यानी जो हम पूरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो एक सिंगल फेज में होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे रिएक्टेंट्स गैसियस फेज में हैं तो प्रोडक्ट्स भी गैसियस फेज में होने चाहिए। अगर मेरे रिएक्टेंट्स लिक्विड या सोल्यूशन फेज में हैं तो मेरे पास जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी सोल्यूशन फेज में ही होने चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे देखो। अगर हम N2 ये गैसियस फॉर्म में होता है प्लस 3H2 की रिएक्शन करेंगे, ये भी गैसियस फॉर्म में होती है, तो इससे मेरे पास जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, और अमोनिया भी हमारा गैसियस फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर हमारे रिएक्टेंट्स भी गैसियस फॉर्म में है और प्रोडक्ट्स भी गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक होमोजेनस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। सेम फेज में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन, दैट मीन्स सेम फेज का मतलब होमोजीनियस और इक्विलिब्रियम है ही हमारे पास। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन दिस रिएक्शन। अब सोल्यूशन फेज में भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है CH3CO C2H5। ये मेरे पास है सोल्यूशन फॉर्म में यानी कि एक्वस फेज में, प्लस वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड और सोल्यूशन सिमिलर फेज है। ये इक्विलिब्रियम में है CH3COOH एक्वस फेज में प्लस C2H5OH एक्वस फेज में। अब यहाँ पर मेरे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों कैसे हैं, सोल्यूशन फेज में है। यहाँ लिक्विड आपका सोल्यूशन ही कंसीडर करा जाएगा, और ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं ये इक्विलिब्रियम में है, सेम फेज में है। तो ये दोनों की दोनों रिएक्शंस हमारी होमोजीनस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पर हम होमोजीनस इक्विलिब्रियम की बात ही क्यों कर रहे हैं। देखो हमने अभी लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी करा था, Kc। वो हमने देखा था कि हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन में Kc को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आ जाए जहां पर मेरी जो रिएक्शन है या तो वो सिंगल फेज में हो या डिफरेंट फेजेस में हो। डिफरेंट फेजेस का मतलब है हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हो, तब भी क्या आप Kc की वैल्यू जैसे आप पहले फाइंड आउट करते थे वैसे ही फाइंड आउट करोगे। तो चलो देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंस आता है अगर हम यहाँ पर सिंगल फेज या डिफरेंट फेजेस में रिएक्शंस को कंसिडर करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम यानी कि पूरी रिएक्शन को एक वन सिंगल फेज में कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो किसी गैसियस फेज के लिए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी किसी गैसियस सिस्टम के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। देखो अभी तक जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर रहे थे हम Kc कैलकुलेट कर रहे थे, और उसमें हमने क्या कंसिडर किया था, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन को कंसिडर करा था। लेकिन जब हम यहाँ गैसियस सिस्टम में बात करेंगे, अब हम क्या बात कर रहे हैं, गैसियस कंपोनेंट्स की। और गैसियस कंपोनेंट्स के अंदर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ना लेकर पार्शियल प्रेशर को कंसिडर करते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी गैसियस कंपोनेंट की बात करते हैं ना तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में इतनी बातचीत नहीं करते। हम किस वे में बात करते हैं कि गैस का प्रेशर क्या है, गैस की वॉल्यूम क्या है। तो उस वजह से हम यहाँ पर गैसेस कंपोनेंट्स के अंदर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ना कंसिडर करके उसके पार्शियल प्रेशर्स को कंसिडर करेंगे। For a reaction involving gases, however, it is usually more convenient to express the equilibrium constant in terms of partial pressure than molar concentration। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताइए इस स्टेटमेंट के अंदर भी कि जब हम गैसेस को कंसिडर करेंगे एक रिएक्शन के अंदर तो उस टाइम जब हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम पार्शियल प्रेशर को कंसिडर करेंगे रादर देन कंसिडरिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे Kp से। अब हमने यहाँ P क्यों कंसिडर करा,
क्योंकि P हमारा पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। के सी के अंदर हमारे पास C क्या था, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और P हमारे पास प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि पार्शियल प्रेशर क्या है। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 3-4 डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं। अब जो वो गैसेस कंटेनर के अंदर है, कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड कंटेनर है, तो गैसेस बाहर तो मूव कर नहीं सकती कंटेनर से, तो अंदर ही मूव करेंगी। और हमें पता है कि गैसेस एक दूसरे के साथ बिल्कुल पोजीशन में फिक्स नहीं रहती, वो क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, एक दूसरे के साथ टक्कर करती रहती है, कोलिजन होता रहता है उनके बीच में। ऐसे ही कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलिजन होता रहता है। तो जिस वजह से हमें कंटेनर की वॉल्स पर जब वो कोलिजन होता है, उससे मुझे कंटेनर की वॉल्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ मिलता है। और जब हम उस कंटेनर का प्रेशर मेजर करते हैं, तब तो हम उस ओवरऑल कंटेनर का प्रेशर मेजर करते हैं। और उस ओवरऑल प्रेशर के अंदर हमारे पास जितनी भी 3-4 टाइप की गैसेस हैं हमारे पास कंटेनर में, उन सब का प्रेशर कंसिडर करा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। वर्ड पार्शियल का क्या मतलब होता है? पार्शियल का मतलब हमारे पास होता है कि कंप्लीट से थोड़ा कम। जैसे हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है पार्शियल, दूसरा होता है कंप्लीट। तो कंप्लीट का मतलब तो होता है कि कंप्लीट सारा ले लिया, यानी टोटल प्रेशर जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास है कंप्लीट प्रेशर उस सिस्टम का, जिसमें हमारी चारों गैसेस का प्रेशर लग रहा है। लेकिन जब हम पार्शियल वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो पार्शियल मतलब का क्या होता है कि कुछ पार्ट हमने पूरा कंसिडर नहीं करा है उसको। तो यहाँ पर जब हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे, पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि अब हम चारों गैसेस का ना लेकर किसी एक पर्टिकुलर गैस को कंसिडर करेंगे। अब उस गैस की वजह से कंटेनर की वॉल्स पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। अब इसे हम इक्विलिब्रियम में स्टडी करते हैं। हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया 2 अमोनिया। अब इसके अंदर हमारे पास जो तीनों कंपोनेंट्स हैं रिएक्शन के, ये गैसियस फेज में होते हैं। और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, दैट मीन्स रिएक्टेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों हमारे पास जो गैसेस हैं, उनका प्रेशर एक्सर्ट होगा हमारे पास सिस्टम के अंदर, जिस भी सिस्टम के अंदर मेरे पास वो रिएक्शन हो रही है। तो अगर अब मुझे किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पता करना है, तो वो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे N2 का पार्शियल प्रेशर पता करना है, तो N2 का पार्शियल प्रेशर कंसिडर करा जाएगा कि अमोनिया और हाइड्रोजन को छोड़कर N2 गैस अकेली कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है कंटेनर की वॉल्स पर। तो इसे बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर। अब जैसे मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, A moles of A reacts with B moles of B and after reaction it produces C moles of C plus D moles of D. अब हमें पता है जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स रेज़ टू पावर देयर कोफिशिएंट्स, यही करते हैं। अब वहां पर हम प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं या फिर प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ये कंपोनेंट्स जो हैं रिएक्शन के अंदर वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स हैं ये गैसियस स्टेट में है, क्योंकि मैंने एक ओवरऑल गैसियस सिस्टम को कंसिडर करा है। तो यहाँ पर मेरे पास इन दिस रिएक्शन all components are in gaseous phase। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा तो वो मैं Kp के फॉर्म में करूंगी। और Kp के फॉर्म में हमें पता है कि गैसियस कंपोनेंट्स के केसेस में हम पार्शियल प्रेशर को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स raised to power their coefficients divided by partial pressure of reactants raised to power their coefficients। तो यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट्स में क्या है, C and D, partial pressure of C raised to power its coefficient into partial pressure of D raised to power its coefficient divided by partial pressure of A raised to power its coefficient into partial pressure of B raised to power its coefficient। ये हमारे पास एक गैसियस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का तरीका है कि यहाँ हम पार्शियल प्रेशर्स को कंसिडर करते हैं। अब ये हमारे पास रिलेशन आया कैसे? अब ऐसा तो नहीं है ना कि ठीक है बोल दिया गैसियस फेज है तो पार्शियल प्रेशर्स को कंसिडर करना है, और कोई हमारे पास फेज है तो हमें कंसंट्रेशन को कंसिडर करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हमें ये पता भी तो करना पड़ेगा कि ये आया किस तरीके से है। देखो, जब भी हम आइडियल गैस को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है PV = nRT। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है।
अब इस इक्वेशन के अंदर हमें निकालना होगा प्रेशर, क्योंकि यहाँ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, प्रेशर। तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू nRT/V। और हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। जब भी हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना होता है तो वो हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर मेरे पास जो PV इज इक्वल्स टू nRT इक्वेशन है, P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तो यहां पर इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, P इज इक्वल्स टू N/VRT। अब इस जो मैंने इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, इस इक्वेशन के अंदर जो ये N/V वाला हमारे पास पार्ट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, या आप ये वॉल्यूम को चाहे लीटर में कंसिडर करो या फिर किसी और यूनिट में कंसिडर करो। नीचे अगर वॉल्यूम से आप डिवाइड कर रहे हो, अगर आपने यहाँ पर इसको डेसीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में भी रिप्रेजेंट करा है तो आप उसमें कॉन्सेंट्रेशन को उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी आप इसको मोल्स पर लीटर में ही रिप्रेजेंट करोगे, आप इसे मोल्स पर मीटर क्यूब में भी कंसिडर कर सकते हो, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में भी कंसिडर कर सकते हो और मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में भी कंसिडर कर सकते हो। ये सारी की सारी क्या है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो N है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, V है वो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम किसी भी यूनिट में हो सकती है, दैट मीन्स आपके पास ये जो N/V वाला फैक्टर है ये है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते थे ना, तो अब मैं इस इक्वेशन को P इज इक्वल्स टू N/VRT को कैसे लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास N/V क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, P इज इक्वल्स टू CRT, जहां पर C क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, गैसियस कंपोनेंट्स की, तो यहाँ मैं C को क्या लिख सकती हूँ, गैस की कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल करेक्ट। तो P इज इक्वल्स टू, कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे, इंटू RT। अब R और T हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मैं कोई भी रिएक्शन कंसिडर कर रही हूँ तो वो रिएक्शन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रही होगी। आप उस रिएक्शन के वो प्रोसेस के टाइम पर, तो आप उसकी प्रोग्रेस जैसी होगी, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्ट होंगे तब तो आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करोगे। एक बार आपने जो टेम्परेचर कंडीशन सेटअप कर दी वो आपकी ओवरऑल रिएक्शन में सेम रहेगी। दैट मीन्स आपके पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और R तो हमारे पास वैसे ही गैस कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी यूज करूं तो यहां मैं बोल सकती हूँ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं जहां कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज कर रही हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, उसकी जगह मैं पार्शियल प्रेशर को भी कंसिडर कर सकती हूँ। बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ आ गई। लेकिन जो हमने Kp और Kc कैलकुलेट करके निकाले हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, क्योंकि हमें तो ये पता लग गया कि जैसे एक रिएक्शन है, यही हम जनरल रिएक्शन ही कंसिडर कर लेते हैं। इस रिएक्शन का अगर मैं Kc कैलकुलेट करूंगी तो उस टाइम पर मैं प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट्स को कंसीडर करूंगी। और जब हम Kp को कंसीडर करेंगे तब हम इसके पार्शियल प्रेशर्स को कंसीडर करेंगे। यानी हमें दो अलग अलग तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कैलकुलेट करने आ गए। अब ये जो आपने दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करे हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, Kp और Kc एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। क्योंकि कभी कभार आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपको Kc गिवन है, Kp फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, या फिर Kp गिवन है, आपको बोल दिया कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो। क्योंकि आप Kp से तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। मोलर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको Kc पता होना चाहिए। Kc तभी निकलेगा जब आप Kp और Kc के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लोगे। दैट मीन्स अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है Kp और Kc का। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर, जो प्रेशर है, प्रेशर किस तरीके से रिलेटेड था,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इंटू RT, ये रिलेशन था इसका। तो अब यहाँ पर जब मैं Kc की वैल्यू लिखूंगी, Kc में क्या है मेरे पास, C की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर C इंटू D की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर A इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर B। यहाँ पर मैं इन कॉन्सेंट्रेशंस की जगह यहाँ पार्शियल प्रेशर को पुट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो यहाँ से मेरे पास गैस की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आती है, पार्शियल प्रेशर बाय RT, इसके इक्वल आती है मेरे पास वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ जब आप कॉन्सेंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस करोगे तो वो इस फॉर्म में रिप्लेस करोगे। तो जब आप इस यहाँ से Kc से Kp को कैलकुलेट करोगे, C क्या है मेरे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ C मैं कैसे पुट करूँगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइडेड बाय RT रेज टू पावर C मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय RT रेज टू पावर D। सिमिलरली इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय RT रेज टू पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय RT रेज टू पावर B। तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, आपके पास इक्वेशन बनेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू C रेज टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B। ये आपके पास इक्वेशन है। और RT वाला फैक्टर कैसे रहेगा आपके पास, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, RT रेज टू पावर C प्लस T, और ये दोनों आपके पास ऊपर चले जाएंगे, RT रेज टू पावर A प्लस B। बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पर जो ये पार्शियल प्रेशर वाला फैक्टर है ये किसके इक्वल है, Kp के इक्वल। तो यहाँ से आप लिख सकते हो Kc इज इक्वल्स टू Kp। और जो ये वाला पार्ट है इसको आप कैसे लिख सकते हो, या तो इस RT को ऊपर ले जाओ या इसको नीचे ले आओ। देखो यहाँ प्रोडक्ट्स है, यहाँ रिएक्टेंट्स है, तो हम यूजुअली जो हमारे A और B C और D क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम यूजुअली कैसे कंसीडर करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। तो हम इसको नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि जब ये पावर नीचे आएगी सेम पावर वाले क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, C प्लस D माइनस A प्लस B। जब आपके पास बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आपके पास ये बन गया। अब C प्लस D क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और A प्लस B क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर आपको डेल्टा N यानी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बोला जाएगा, तो उस केस में आपके पास ये जो C प्लस D, यहाँ पर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, C प्लस D माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है, A प्लस B। तो ये आपके पास डिफरेंस इन मोल्स आएगा, दैट इज डेल्टा N। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जो आपके पास ये पूरी पावर है इसको आप डेल्टा N से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो Kc और Kp के बीच में ये रिलेशन आ गया। लेकिन अगर मुझे इस रिलेशन को लीनियर करना है, यानी ये डिवीजन हटानी है, तो मैं क्या करूंगी, इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, Kp इज इक्वल्स टू, ये RT इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N। ये आपके पास है Kp और Kc के बीच में रिलेशन। और अगर आपसे ये वाला रिलेशन पूछा जाए तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अब जैसे आपने ये रिलेशन Kc से फाइंड आउट करा है, आप इस रिलेशन को Kp से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप शुरू में ले लो Kp की वैल्यू, अब इस Kp में आप पार्शियल प्रेशर को कंसिडर करते हो। यहाँ पर आपने जैसे कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, सिमिलरली जब आप इस से स्टार्ट करोगे, Kp से स्टार्ट करोगे, तो पार्शियल प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, गैस इनटू RT। तो यहाँ पर आपके पास C कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT रेज टू पावर C हो जाएगा। सिमिलरली बाकी सारे फैक्टर्स में भी यही होगा। और फिर आपके पास एक ये टर्म बनकर आएगी, और जो आपके पास दूसरी टर्म आएगी वो इस तरीके से आएगी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आपके पास ये जो रिलेशन है ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास ये तो हमारी जनरल रिएक्शन के लिए था, कुछ अगर जेन्युइन रिएक्शंस आ जाएं, जो केमिकल रिएक्शंस हम यूजुअली स्टडी करते हैं, तो उस टाइम पर हम Kp और Kc किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया के फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके गैसियस फेज में है, दैट मीन्स एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। तो अगर मुझे यहाँ पर Kp और Kc के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले डायरेक्ट निकाल लेते हैं फॉर्मूला यूज करके, और फिर हम प्रॉपर मेथड से जाएंगे।
सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Kp इज इक्वल्स टू KC RT रेज टू पावर डेल्टा n, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो डेल्टा n की वैल्यू क्या आएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं? 2 मोल्स और रिएक्टेंट्स कितने हैं? 4 मोल्स। तो यहाँ पर आपके पास 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2 आएगा। तो आपके पास Kp और Kc में क्या रिलेशन आएगा? Kp इज इक्वल्स टू KC RT रेज टू पावर -2, या फिर आप इसको लिख सकते हो Kp इज इक्वल्स टू KC बाय RT स्क्वायर। तो ये आपके पास इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc का रिलेशन आ गया। अगर हम इसी रिलेशन को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो क्या हमारे पास सेम आएगा? देखते हैं। जब हम इस इक्वेशन के लिए Kp की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू पावर 3। ये हमारे पास Kp की वैल्यू आएगी। और हमें पता है P इज इक्वल्स टू गैस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT, ये होता है। तो यहाँ से मैं पार्शियल प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो मेरे पास Kp की वैल्यू क्या आएगी? अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2 इंटू RT की वैल्यू रेज टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है? गैस इंटू RT दोनों की पावर में जाएगा। सिमिलरली N2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT इंटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन पावर 3 इंटू RT की पावर 3। अब यहाँ से आपके पास क्या बन रही है इक्वेशन? NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, और RT वाला फैक्टर हम अलग कर रहे हैं, RT स्क्वायर डिवाइडेड बाय RT इंटू RT क्यूब। यहाँ से आपके पास अब ये देखोगे आप इसी रिएक्शन का जब Kc कैलकुलेट करोगे तो Kc क्या होगा? प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया, रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। अब ये क्या है आपके पास? Kc, और यहाँ पर ये फैक्टर क्या है? Kc के इक्वल। दैट मीन्स Kp इज इक्वल्स टू Kc, यहाँ से तो आ गया, मल्टीप्लाई RT में देखो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो यहाँ ओवरऑल क्या बचेगा आपके पास? 1 बाय RT स्क्वायर। तो आपके पास सेम आ गया ना, Kp इज इक्वल्स टू KC बाय RT स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो Kp इज इक्वल्स टू KC इंटू RT की पावर -2। तो यहाँ से आपके पास Kp और Kc के बीच में रिलेशन आ गया। तो अब चाहे आप इसको स्टेप बाय स्टेप से रिलेशन फाइंड आउट करो या डायरेक्ट फॉर्मूला से फाइंड आउट करो, मैं आपको बोलूँगी कि आप इस फॉर्मूला को यूज़ करो, क्योंकि ये आपका एक शॉर्ट मेथड है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप जाओगे, कोई रिएक्शन आपकी बड़ी रिएक्शन होगी तो उस केस में आपके पास बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे और मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं और बहुत लॉन्ग प्रोसीजर भी है। अब हम एक और रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमने कंसिडर करी H2, ये भी गैसियस फेज में होता है, प्लस I2 गैसियस फेज, इक्विलिब्रियम में 2HI के साथ गैसियस फेज। तो जब मैं इसके लिए Kp और Kc का रिलेशन फाइंड आउट करूंगी तो क्या आएगा? Kp इज इक्वल्स टू KC RT रेज टू पावर डेल्टा n, और डेल्टा n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 2, और यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट्स क्या है? 2। दैट मीन्स 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब भी हम किसी की पावर 0 बनाते हैं, अगर आपके पास x रेज टू पावर 0 है वो 1 हो जाता है, 3 रेज टू पावर 0 होगा वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? Kp इज इक्वल्स टू KC RT की पावर 0। तो ये वाला फैक्टर तो मेरे पास 1 हो जाएगा। दैट मीन्स Kp इज इक्वल्स टू KC आ जाएगा इस इक्वेशन के लिए। तो आप यहाँ से चाहे Kp की वैल्यू निकालो चाहे Kc की वैल्यू निकालो, आपके वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन के लिए Kp और Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ प्रेशर को कंसिडर करोगे, क्योंकि आप यहाँ Kp में क्या कंसिडर कर रहे हो? पार्शियल प्रेशर, तो उस पार्शियल प्रेशर को आप हमेशा बार्स में कंसिडर करोगे। किस में कंसिडर करोगे? प्रेशर को आप हमेशा बार यूनिट में कंसिडर करोगे। और आपके पास जो 1 बार होता है ना, 1 बार इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल्स। यानी अगर आपको इसे कन्वर्जन करना हो पास्कल में फर्दर बाद में, तो उसको 10 रेज़ टू पावर 5 में कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास पास्कल में गिवन है तो उसे बार में कन्वर्ट कर सकते हो। और आर की वैल्यू हमारे पास बार में क्या होगी? R इज इक्वल्स टू 0.0831 बार
लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये हमारे पास R की वैल्यू आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर और R यानी गैस कांस्टेंट किस फॉर्म में कंसीडर करना है, किस यूनिट में कंसीडर करना है। अब ये जो आज हमने लेक्चर स्टडी करा है, इस लेक्चर के बेसिस पर हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स के बने। तो चलो देखते हैं उन प्रॉब्लम्स में क्या पूछा है। प्रॉब्लम नंबर 6.3 में क्या पूछा है? PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन एंड हैविंग कॉन्सेंट्रेशन 1.59 मोलर PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन है, 1.59 मोलर Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड 1.41 मोलर PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन है। और आपको कैलकुलेट करना है Kc किस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए। तो जब भी हमें Kc कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या है? PCl3 एंड Cl2 और रिएक्टेंट्स क्या है? PCl5। तो जब मैं इसका Kc कैलकुलेट करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इन सब के कोफिशिएंट्स क्या है? 1 1, तो यहाँ पे पावर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ मेरे पास PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1.59 मल्टीप्लाई Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन भी 1.59 है डिवाइडेड बाय PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन जो 1.41 है। तो यहाँ से आपके पास Kc की वैल्यू आती है 1.79। सो ये हमारे पास Kc इस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट कर लिया हमने। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6.3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6.4। प्रॉब्लम नंबर 6.4 में क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ Kc इज 4.24 एट 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन। आपके पास Kc की वैल्यू गिवन है इस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन क्या है आपके पास? ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस कैलकुलेट करनी है इन सारे कंपोनेंट्स की, CO2 की भी, वाटर की भी, CO2 एंड H2 की भी। तो यहाँ पर हमें 800 केल्विन पर ही हमें कंसेंट्रेशंस कैलकुलेट करनी है और ये बताया गया है कि अगर CO और H2 इनिशियली जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी तो सिर्फ रिएक्टेंट्स थे और रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है? CO और H2। CO और H2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.1 मोलर ईच। तो इससे हमें फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले हम अपनी रिएक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो मुझे इक्विलिब्रियम मिक्सचर तो पता होना चाहिए। अब ये क्या है मेरे पास? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और Kc की वैल्यू हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके करते हैं फाइंड आउट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मेरे पास इक्वेशन क्या है? CO गैस plus water gas is in equilibrium with CO2 gas plus H2 gas। अब यहाँ पर आपके पास ये 0.1 और ये 0.1 इनिशियली गिवन थे, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि x मोल्स जो हमारे पास CO है ना वो रिएक्ट हो रहे हैं। अब ये जो x मोल्स है ना हमने कंसिडर करा है कि 1 लीटर हमारे पास वॉल्यूम है, तो अगर आप x मोल्स भी कंसिडर करते हो तो जब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करोगे तो x/1 ही करोगे तो आपके पास वो x ही आएगी। तो हमने ये बोल दिया कि x मोल से तो x मोलर रिएक्ट हो गया। अब यहाँ पर 1 मोल CO x मोलर रिएक्ट हुआ है और यहाँ पर भी 1 मोल है। अगर मोल्स में कुछ चेंज आता तो हम ये कहते हैं, अगर यहाँ 2 मोल्स होते तो 1 मोल के लिए x रिएक्ट हो रहा है तो 2 मोल्स के लिए 2x रिएक्ट होगा, बट यहाँ पर तो 1 1 ही है तो यहाँ पर भी x ही रिएक्ट हो रहा है। सिमिलरली 1 1 मोल्स की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर आपके पास x मोल्स की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ भी x मोल्स की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि इनिशियली तो आपके पास ये क्या आते हैं? 0 0। ये है आपके पास t इज इक्वल्स टू 0, t है आपके पास टाइम और ये आपके पास t एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम टाइम पर आपके पास क्या कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या कॉन्सेंट्रेशन आती है? ये आती है आपके पास 0.1 माइनस x, ये आती है आपके पास 0.1 माइनस x, यहाँ x और यहाँ x। ये तो हमें पता लग गई कि ये हमारे पास इसकी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं। अब इन कॉन्सेंट्रेशंस को ही यूज करके हमें Kp फाइंड आउट करना है और Kp हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास एक तरीके से Kp और x के बीच में रिलेशन आ जाएगा और अगर रिलेशन आ गया तो हम x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। देखो हमने अभी लास्ट क्या फाइंड आउट करा था? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड आउट करी थी। तो पहले इस रिएक्शन के लिए Kc फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में है क्या इस रिएक्शन के लिए Kc।
इस रिएक्शन के लिए अगर हमें Kc फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू बाय इट्स पावर करनी है ना। तो प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पर, CO2 एंड H2, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या है CO और H2, तो CO मल्टीप्लाई H2O की कॉन्सेंट्रेशन, सबकी पावर 1 ही रहेगी क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट्स 1 है। अब यहाँ पर हम इनकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करेंगे, क्योंकि Kc फाइंड आउट करते हैं हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं। तो मेरे पास Kc की वैल्यू क्या आएगी, CO2 की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन x है, H2 की भी x है, x मल्टीप्लाई x, और CO और H2 की क्या है 0.1 माइनस x, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 0.1 माइनस x इंटू 0.1 माइनस x, तो यहाँ से आपके पास Kc क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 0.1 माइनस x स्क्वायर, और Kc की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 4.24, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 4.24 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 0.1 माइनस x का स्क्वायर। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास किस तरीके से सॉल्व होगी वो इक्वेशन, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1 माइनस x का स्क्वायर इंटू 4.24। अब ये क्या है मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने इस 0.1 को कंसिडर कर लिया a और x को कंसिडर कर लिया b। जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर देखते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करके इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 0.1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.1 इंटू x, ये मेरे पास बनेगा इंटू 4.24 तो है ही, तो यहाँ से मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 0.0424 प्लस 4.24 x स्क्वायर माइनस 0.848x, मैंने इसको इसके साथ पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जब आप इसमें x स्क्वायर को भी राइट हैंड साइड ले जाओगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, या फिर इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर की तरफ ले आओ, क्योंकि जब आप इसको इधर लेकर जाओगे, इधर ले जाओ कोई इशू नहीं है, आपके पास यहाँ 4 है ना, माइनस हो जाएगा वो, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 3.24 x स्क्वायर माइनस 0.848x प्लस 0.0424 इज इक्वल्स टू 0। अब जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं यूजुअली तो आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हो, पर जब भी ऐसे फैक्टर्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, पॉइंट्स में कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, इक्वेशंस बनती हैं, तब हम एक और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करने के लिए एक और मेथड होता है वो यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मुझे जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला हम कंसिडर करते हैं। अब इस इक्वेशन में आपके पास 3.24 है a, 0.848 है आपके पास b और 0.0424 है आपके पास c। तो बस आपको ये जो a b c की वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस बी नेगेटिव ऑफ, अब यहाँ पर आप देखो जो आपके पास ये b वाला फैक्टर है ये ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो इसको आप लिखोगे माइनस 0.848 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 0.848 का स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है आपके पास 3.24 इंटू c और c क्या आपके पास 0.0424 डिवाइडेड बाय 2a, 2a क्या आपके पास 2 मल्टीप्लाई a वाला पार्ट जो है आपके पास 3.24। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जो ये आपके पास माइनस 0.848 है ये तो आपके पास प्लस बन जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 0.848 प्लस माइनस अंडर रूट 0.848 का स्क्वायर 0.719 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3.24 मल्टीप्लाई 0.0424 आपको वैल्यू मिलती है इससे 0.549। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.24,
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 0.848 प्लस माइनस अंडर रूट। जब आप इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.169 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.24 दैट इज 6.48। अब आप इसके जो ये अंडर रूट की वैल्यू है इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 0.848 प्लस माइनस वैल्यू आती है इससे आपके पास 0.4118 डिवाइडेड बाय 6.48। अब यहाँ प्लस माइनस का क्या मतलब है कि एक बार आपको ये यूनिट पॉजिटिव में लेनी है और दूसरी बार इसको नेगेटिव में कंसिडर करना है। तो यहाँ हमारे पास एक x1 की वैल्यू आएगी, दूसरी x2 की। x1 की वैल्यू में हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं इसको पॉजिटिव में 4118 डिवाइडेड बाय 6.48 और x2 में हम कंसिडर कर रहे हैं इसको नेगेटिव में 0.848 माइनस 0.4118 डिवाइडेड बाय 6.48। यहाँ से आपके पास एक x1 की वैल्यू आएगी और एक x2 की वैल्यू आएगी। तो आपके पास x1 की वैल्यू आती है 0.194 और x2 की वैल्यू आती है 0.067। अब ये x1 और x2 की वैल्यूज को हम आगे लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब आपके पास दो वैल्यूज तो आ गई और दोनों कैसी हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं, तो आप इन दोनों को तो कंसिडर कर ही नहीं सकते। इनमें से कोई एक ही कंसिडर होगी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो क्योंकि हमारे पास CO2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, x ही है। अब यहाँ हम इन दोनों में से कौन सा कंसिडर करें? देखो, जब हम इसमें इस रिएक्शन को देखते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर जो CO और H2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 माइनस x है, यानी आपके पास ये जो x की वैल्यू है ये 0.1 से छोटी होनी चाहिए। अगर बड़ी हो जाएगी तो यहाँ तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। तो अब यहाँ देखो 0.1 से छोटी कौन सी वैल्यू है, 0.067। दैट मीन्स आप जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करोगे, जो हमने x लिया था वो आप कंसिडर करोगे 0.067 मोलर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, CO2 किस में है, x में ही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी 0.067 मोलर। H2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, 0.067 मोलर, क्योंकि ये भी हमारे पास x है और रिएक्टेंट्स दोनों 0.1 माइनस x हैं। तो हमारे पास CO की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0.1 माइनस 0.067, जो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.033 मोलर। और जब हम इसमें H2O की कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे वो भी क्या आएगी, 0.1 माइनस 0.067 इज इक्वल टू 0.033 मोलर। तो यहाँ हम इन चारों कंपोनेंट्स की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी थी ना इस क्वेश्चन के अंदर, वो हमने कैलकुलेट कर ली। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 6.4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 6.5। प्रॉब्लम 6.5 में क्या पूछा है, फॉर द इक्विलिब्रियम 2NOCl is in equilibrium with 2NO and Cl2. The value of equilibrium constant Kc is this, यानी आपको Kc की वैल्यू गिवन है at 1069 केल्विन टेम्परेचर। आपको फाइंड आउट करनी है Kp की वैल्यू इसी टेम्परेचर के ऊपर। यानी यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, Kp और Kc का रिलेशन जो हमने अभी स्टडी करा था, और वो रिलेशन क्या था, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा n। और यहाँ पर मेरे पास डेल्टा n क्या था, डेल्टा n है डिफरेंस इन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। तो हमें पता है डेल्टा n क्या होगा, यहाँ पर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है 2 + 1 3 और रिएक्टेंट्स क्या है 2। तो यहाँ पर क्या होगा 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। फिर हम यहाँ पर R की वैल्यू क्या डालेंगे, R हमारे पास गैस कांस्टेंट है और यहाँ पर हमें जो ये प्रेशर है हम किस में कंसिडर करते हैं, बार्स में। तो यहाँ पर मुझे गैस कांस्टेंट भी बार्स में कंसिडर करना है और वो हमने देखा था क्या था, 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। फिर हम इसके बाद टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर क्या गिवन है 1069 केल्विन, 1069 केल्विन। Kc की वैल्यू कितनी गिवन है 3.75 इंटू 10⁻⁻6 और आपको Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपके पास Kp की वैल्यू क्या आएगी इस रिलेशन से, Kc इंटू RT की पावर 1। तो ये आएगा आपके पास Kp इज इक्वल्स टू 3.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 इंटू 0.0831 मल्टीप्लाई 1069। तो यहाँ से आपके पास Kp की वैल्यू आती है 0.033। तो इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू होगी 0.033।
सो दिस वॉज योर प्रॉब्लम 6.5 और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी करा? आज के लेक्चर में हमने स्टडी करा कि अगर हमारे पास कोई गैशियस कंपोनेंट की रिएक्शन हो, यानी हमारे पास पूरा का पूरा रिएक्शन क्या है, सिंगल फेज में है, उस टाइम पर हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। गैशियस कंपोनेंट्स के टाइम पर हम Kc की जगह Kp कंसिडर करेंगे और मोलर कॉन्सेंट्रेशंस की जगह पर पार्शियल प्रेशर्स को कंसिडर करेंगे। तो आज हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम स्टडी करा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।